Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप वॉइस से पता लग रहा होगा आप लोगों को कि कितना ख़राब था। वॉइस में मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था मेरा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। तो 10-15 दिन के लिए क्लासेस, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जितने भी क्लासेस में जहाँ पे भी लेता हूँ वो सब कुछ ऑफ था मेरा। ओके, सो आज थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों का थर्ड सेमेस्टर खत्म हो चुका है और फोर्थ सेमेस्टर का मैंने एक कोर पेपर का सिलेबस का जो एनालिसिस था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया था इस चैनल पे, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये जो कोर पेपर है आप लोगों का, इसका सिलेबस हम लोगों ने एनालिसिस किया था। बेसिकली जो पुराना आप लोगों का बिजनेस लॉ था या फिर इंडस्ट्रियल लॉ था, बिजनेस लॉ का ये एक अपडेटेड वर्जन है। इसका नाम ही सिर्फ चेंज हुआ है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें आप लोगों को यूनिट वही सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, यही सब आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का जो यूनिट 1 था वो था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपकी यूनिट 1 में आता है, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में हम लोगों को बात करना है। उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करना है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बिलमेंट, प्लेज, इन सब के बारे में हम लोगों को इस यूनिट में कवर करना है। ओके, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कंपल्सरीली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ओके, ऑब्वियसली 4 ही यूनिट से 100 मार्क का पेपर है, तो इस जो पहला यूनिट है आपकी फास्ट इंटरनल में भी इसी से ही क्वेश्चन आएगा, और आपकी जो फाइनल एग्जाम है इसमें तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर इस यूनिट में हम लोग क्या कवर क्या कवर करेंगे हम लोग। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद उसे 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग देखें तो एग्रीमेंट है और उसके बाद है एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट में आपकी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर में आपका लीगल रूल्स फॉर ए वैलिड ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में बात करने वाले। ओके, तो सर आज हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बहुत ही बेसिक चीजों से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मेजर एलिमेंट क्या है, उसके बाद एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इतना ही बहुत कम छोटा सा क्लास रहेगा आज का क्लास, क्योंकि अभी भी मेरा जो थ्रोट का पेन है वो ठीक नहीं हुआ है पूरा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। ओके, तो ध्यान से बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या होता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज आता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या है। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज एच। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज एच, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया है और बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन दिया गया है। ओके, सो आज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल है। सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये कौन बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट का 2 एलिमेंट है, एक तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए,
दूसरा उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे दिया गया है देखो कि एन एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स टू एसेंशियल एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में दो एसेंशियल एलिमेंट है, वन इज एन एग्रीमेंट एंड सेकेंड इज इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस है और दूसरा है कि उसका एनफोर्सेबिलिटी लॉ में होना चाहिए। सही है, तो अब एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। ओके, लेकिन आपको इतना सिंपल चीज एग्जाम में लिखना है, जब भी आपको पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट भाई कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल हो सकता है, जो लीगली बाइंडिंग है, लीगली एनफोर्सेबल है। ओके, तो धीरे 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 एक एक करके हम इस पार्ट को समझते हैं कि सर एग्रीमेंट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से बना हुआ है, हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बोलूं ऐसे लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, दो चीजों से बना हुआ है, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। ओके, अब ये एग्रीमेंट का मतलब सर क्या है, देखो एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज ई में दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज ई क्या बोलता है, एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस और एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अब जरा अगर हम इसे एनालिसिस करें, इस डेफिनेशन को जरा ब्रेक करें, तो बोल रहा है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, अब प्रॉमिस का मतलब क्या है वो भी हम लोग देखेंगे कि अगर एक प्रॉमिस आपने किया है, प्रॉमिस किसी ना किसी को तो करोगे, तो यानी कि यहां से पता चल रहा है कि दो लोग हैं या फिर दो पार्टीज है। मैं किसी और को प्रॉमिस करूंगा, वैलेंटाइन वीक आ रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुमसे ही शादी करूंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, सो क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अगर दो पार्टी है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है, दोनों को कुछ कंसीडरेशन मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट इज नथिंग बट ए प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ओके, अब सर ये भी बता दीजिए कि ये प्रॉमिस क्या होता है। वही जो हम अपने गर्लफ्रेंड को करते हैं, वही जो किसी को किया जाता है, वादा। प्रॉमिस का मतलब क्या है, वादा, वादा किया तो निभाना। ठीक है, चलो, सो प्रॉमिस का मतलब एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है सर, देखो, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted become a promise. अब एग्रीमेंट में क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं बेसिक चीज बोलूं कि आपने किसी पर्सन को कुछ ऑफर दिया, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रैक्टिकली इन लॉ को हटा दीजिए, प्रैक्टिकली जरा सोचिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन अब जरा सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक बनता कैसे रियल लाइफ में, कि भाई मैंने किसी को एक डील दिया, मतलब ऑफर दिया कि भाई ये काम तुमसे मुझे करना है। ओके, मतलब तुम मेरे लिए ये काम कर लो, तो ये है ऑफर। मैं सामने वाला को अपने जो दिल की बात है, अपनी जो इंटेंशन है वो बता रहा हूं, तो इसे बोलते हैं ऑफर। सामने वाला पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेता है मेरा ऑफर, तो उसे बोलेंगे एक्सेप्टेंस। देखो, मैं दो पर्सन है, मैं किसी एक पर्सन को, सपोज मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त को बोल रहा है कि भाई तुम्हें मेरा ये काम करना है, तो बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ठीक है, तो होगा क्या कि उससे अगर अच्छा लगेगा वो डील, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब कोई पर्सन किसी को ऑफर देता है, ठीक है, और सामने वाला पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेता है,
ठीक है, तो उसे बोला जाता है एक्सेप्टेंस। ओके, मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट होने के बाद, ओके, सॉरी, एक्सेप्ट होने के बाद वो जो प्रपोजल है और ऑफर है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। एक बार कोई ऑफर या फिर प्रपोजल किसी दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। मैंने मेरे एक दोस्त को बोला कि भाई तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा कि भाई अब उसे मेरा जो वो काम है ना वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो ये प्रॉमिस बन गया। ओके, अब प्रॉमिस अगर दोनों को कुछ फायदा दे रहा है तो ही वो एक एग्रीमेंट है। मुझे कुछ मिल रहा है, मेरा काम हो रहा है, बदले में उसे पैसा मिल रहा है, तो ही ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या था? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब दोनों को अगर फायदा मिल रहा है तभी वो प्रॉमिस एक एग्रीमेंट है। और सर प्रॉमिस क्या है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted become a promise. कितना सिंपल है। देखो, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके पीछे बहुत सारे काम है। जैसे कि दो लोग हैं, मैं और मेरा दोस्त। मैंने अपने दोस्त को एक प्रपोजल दिया कि भाई मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, जिसे ऑफर भी बोला जाता है। और एक बार उसने वो प्रपोजल सुना, उसके बाद उसे अच्छा लगा, उसने बोला कि हाँ तुम्हारा ये काम मैं कर लूंगा, बदले में 1 लाख रुपए लूंगा। मैंने बोला ठीक है, डन, ओके। या फिर मैंने बोला कि तुम मेरा ये काम कर रहे हो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। मतलब उसने अपनी एक्सेप्टेंस उस ऑफर को दे दिया। और एक बार किसी ने अगर किसी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो बन जाएगा एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस बनने के बाद अगर दोनों को कुछ मिल रहा है और लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है बाय लॉ, बाय लॉ अगर वो काम आप कर सकते हो तो उसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट। और अगर एक बार एग्रीमेंट बन गया, उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ गया, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सो देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, पास एक एग्रीमेंट है जिसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी पॉसिबल है। दूसरा, सर एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक सेट ऑफ, एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एक प्रॉमिस है। एग्रीमेंट मीन्स एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। मतलब दोनों के बीच में कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया है, ओके। उसके बाद जो प्रॉमिस है उस प्रॉमिस को हम बोलेंगे एग्रीमेंट। जब वो प्रॉमिस दोनों के लिए कुछ फायदा दे रहा है, दोनों के लिए कुछ कंसीडरेशन, मतलब दोनों को कुछ मिल रहा है। मेरे दोस्त को 1 लाख रुपए मिल रहा है और मुझे काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये हो जाएगा एक एग्रीमेंट, ओके। सो चलो देखो क्या है प्रॉमिस का मतलब क्या है? व्हेन द पर्सन टू हुम द proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जब कोई पर्सन को आप कोई प्रपोजल देते एंड उस प्रपोजल को वो अपना असेंट यानी कि एक्सेप्टेंस या फिर उसकी जो अनुमति है उस प्रपोजल को वो दे देता है, तो वो प्रपोजल हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेड हो गया है। और एक बार अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया तो उसे हम बोलेंगे प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के लिए 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स एमरेज फ्रॉम द एबव डेफिनेशन। नंबर 1, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। एक पर्सन को कोई प्रपोजल मिलना चाहिए। दूसरा है कि अगर उसने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया है तो उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस, ओके। व्हेन द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेंस प्रपोजल बिकम प्रॉमिस। बहुत ही सिंपल है कि आपने किसी को ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिस बन जाएगा। और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस अगर दोनों को फायदा दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट, ओके। अगर वो एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। सही है? सही है सर। चलो, सो क्या है देखो, thus we can say that an agreement is the result of proposal made by one party to other party and the other party give
हिज एक्सेप्टेंस देयर टू ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसिडरेशन। सो एग्रीमेंट क्या है कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कोई ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो प्रॉमिस बन गया। ओके, एक्सेप्टेंस, और अगर दोनों को कुछ मिल रहा है, म्यूचुअल कंसिडरेशन है, तो उसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, तो अभी तक सर हम लोगों ने क्या कवर किया है? कुछ नहीं किया है। हमने कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स देख रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट बना है दो चीजों से, एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी। सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। दो पार्टीज है एक एग्रीमेंट में, अगर दो पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है किसी प्रॉमिस से, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस क्या है? जब आप किसी पर्सन को कोई ऑफर देते हो, अगर सामने वाला पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, अपना कंसेंट शो करता है उस ऑफर में, तो वो बन जाएगा एक प्रॉमिस, अगर उसमें कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो। चलो सर, अच्छा, सो एग्रीमेंट इक्वल टू, देखो एग्रीमेंट क्या है? ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ओके, अब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें बना हुआ है ना। हमने ये बात कर लिया कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट से हमने डिकोड किया कि भाई एग्रीमेंट में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल है, प्रॉमिस है। प्रॉमिस अगर एक्सेप्टेड हो जाता है, प्रॉमिस अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन देता है, तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में तीन चीजें, एग्रीमेंट में तीन चीजें, एक तो ऑफर है। ओके, एग्रीमेंट में तीन चीजें, एक तो ऑफर है मतलब प्रपोजल है, एक एक्सेप्टेंस है और एक है कंसिडरेशन। ओके, एक है ऑफर, एक है एक्सेप्टेंस और एक है कंसिडरेशन। सही है। अब हमने दो चीजें देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सेबिलिटी? एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है क्या सर? जरा ये बता दीजिए हमें। देखो, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? बहुत ही सिंपल है, देख लो एक बार। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट टू बी बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट give rise to a legal obligation which means a dual enforceability, which means duly enforceable by law। तो अगर कोई अगर कोई एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है कि सामने वाले को जो भी किया गया है अगर वो लीगल है और लीगली सामने वाले को वो काम करना है, तो वो क्या बन जाएगा? मतलब लीगली पॉसिबल है वो काम करना, कोई इलीगल नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेंगे कि किससे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, किससे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। So an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation which means duly enforceable by law। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली, अगर कोई एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो सकता है, लीगली उसे एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से बना हुआ है, एक तो है आपका एग्रीमेंट, दूसरा है एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो चलो जरा बात करते हैं कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, और उस एग्जाम्पल से हमें यह समझना है कि कौन सा इसमें कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सा इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो, ए एग्री टू सेल, ए एग्रीज विथ बी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख टू बी। ओके, ए ने बी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब एग्रीमेंट बनाया कि वो बी को अपना कार बेचेगा 2 लाख में। ए एग्रीज विथ बी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख टू बी। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया और एग्री किया बी के साथ कि भाई 2 लाख में मैं तुझे अपना कार बेचूंगा। हियर ए इज अंडर एन ओब्लिगेशन टू गिव द कार टू बी एंड बी हैज द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ओब्लिगेशन टू पे 2 लाख टू ए एंड ए हैज द राइट टू रिसीव 2 लाख। सो इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही सिंपल है। ए ने बी को बोला कि भाई मैं तुझे अपना कार बेचूंगा और बी ने बोला कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखो यहाँ पे लीगल बाइंडिंग क्या है? ए अभी लीगल बाइंडिंग, ए अब लीगली बाइंडिंग है कि वो बी को अपना कार देगा। ओके, ए के पास ए अब लीगली बाइंडिंग है, मतलब लीगली उसे बी को अपना कार देना पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट बन चुका है। अब बी क्या करेगा? बी भी लीगली बाइंडिंग है कि वो क्या करेगा? ए को 2 लाख रुपए देगा और दोनों का हक ये है कि बी ए से कार लेगा और ए बी से 2 लाख रुपए लेगा और दोनों को कंसिडरेशन भी मिल रहा है, ये लीगल भी है।
इसीलिए ए एंड बी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चलो अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है, आप लोगों की तरह एक एग्जाम्पल है। देखो कि आपके पापा ने प्रॉमिस किया कि बेटा अगर तू अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा ना तो तुझे पॉकेट मनी दूंगा 500 रुपए का। सो फादर प्रॉमिस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंसेस 500 एवरी मंथ। बोला कि 500 रुपए। सर 500 रुपए में आजकल क्या होता है, मोबाइल रिचार्ज ही 500 रुपए का है। पुराना एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि 5000 देने की बात किया पापा ने बोला कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें 5000 रुपए पर मंथ दूंगा। बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर। पापा पलट गए और पापा ने दिया नहीं। ओके, पापा ने पहले बोला था कि बेटा अगर मन लगा के पढ़ाई करोगे तो पापा तुम्हें 5000 रुपए देंगे। तो आपने क्या किया, आपने पहले मन लगा लिया किसी के साथ, फिर बोला कि पापा पढ़ाई करूंगा बाद में। ओके, तो पहले आपने पापा की बात मान के मन लगा लिया, उसके बाद पढ़ाई करने का सोचा। तो पापा ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें 500 क्या 5 रुपए क्या 5 मतलब 5000 क्या 500 क्या 5 रुपए भी नहीं दूंगा। क्या सर आप अपने पापा के ऊपर केस कर सकते हो? कर सकते हो क्या सर? नहीं कर सकते। क्यों? द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ आज दिस इज ए सोशल एग्रीमेंट। भाई ये कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। पापा ने बोला था, पापा पलट गए, तुम्हारे घर के बाद तुम जानो, तुम्हारे पापा है तुम जानो, खाना पीना बंद कर दो, फिर पापा पैसा देंगे। लेकिन कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पापा को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। दोनों पार्टियों को अगर कुछ मिलता होगा ना, पापा और मतलब सन एंड फादर दो लोग हैं यहां पे सिर्फ सन को मिल रहा है, फादर को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए दिस इज नॉट क्रिएट विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हेंस नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। पापा और बेटे के बीच में एग्रीमेंट हुआ था लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, लेकिन कुछ केसेस है यहाँ पे ऐसे है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन लीगली बाइंडिंग है। कैसे सर? देखो, an obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, these are status obligation and so out the contract act। मतलब ये लोग यहाँ पे बाइंड है आप पैसा देने के लिए, लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आता। सपोज मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स हो गया। सर क्या बात करें यार, एग्जाम्पल, मेरा और मेरी वाइफ का डाइवोर्स हो गया और कोर्ट ने बोला कि आलोक सर आपके पास बहुत पैसा है, अब आपकी वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, आपको पता है कि लड़कों के साथ क्या जुलूम हो रहा है आजकल, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को 50 करोड़ रुपए देना है। सर क्या बात करें, इतना पैसा है आपके पास? अरे नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। कोर्ट ने बोला कि आपकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ का है, आपको आधे अपनी बीवी को देना 50 करोड़। बीवी तो डांस करने लगी, तो 50 करोड़ रुपए मुझे देना है। अब मेरा दिल है क्या, मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, मुझे कुछ बदले में नहीं मिल रहा है, मुझे देना है सिर्फ 50 करोड़ रुपए। क्या सर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? देखो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता ही नहीं है, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और यहां पे आपको देना ही पड़ेगा। ये कोर्ट मतलब लॉ या फिर कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा, लेकिन ये पैसा मुझे देना पड़ेगा। सही है, चलो सर आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। ओके, क्योंकि गला अभी भी खराब है तो ज़्यादा टाइम में क्लास नहीं ले पाऊंगा। ओके, होपफुली आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये नोट मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर लूँगा, ठीक है? पढ़ते रहिए। अभी आपके सेमिस्टर खत्म हुआ है, अब नया सेमिस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आपको अभी से अगर आपको अच्छी तरीके से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो 20-30 मिनट का वीडियो होता है हमारा, वो देख लीजिए। ओके, बट डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन करिए सो दैट ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में आपके वो दिमाग में प्रोबेबल क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है? ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर नोट्स। ओके, हम लोग फिर मिलेंगे और उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, टाटा बाय बाय।